हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अध्ययन किया था। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, जो कि टीजीटी, पीजीटी, टीटी एवं सुपर टेट परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये हिंदी की 7वीं क्लास है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम क्लास शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन का अध्ययन करने से पहले हमें हिंदी का अध्ययन, साहित्य का अध्ययन, इतिहास दर्शन का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले हिंदी। जैसा कि हिंदी का उद्भव और विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि हिंदी का विकास या उद्भव किस प्रकार हुआ है। तो हिंदी का उद्भव संस्कृत, संस्कृत के पश्चात पाली, पाली के पश्चात प्राकृत, फिर अपभ्रंश, इसके बाद में तब हिंदी आई है। ये ईरानियों द्वारा दिया गया है, क्योंकि हमने बताया था कि ईरानी सा को हा बोलते थे, यानी वो सिंध को हिंदू। इस प्रकार हमारी हिंदी का विकास हुआ था। अब हम बात करते हैं साहित्य की। साहित्य, साहित्य को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? वाङ्मय। वाङ्मय 2 शब्दों से मिलकर बना है, वाक प्लस मय, यानी वाक धन मय, यानी वाङ्मय। वाङ्मय का शाब्दिक अर्थ जो कुछ वाणी से कहा जाए या बोला जाए वाङ्मय है। राजशेखर महोदय एक काव्यशास्त्री हैं। काव्यशास्त्र में भी अनेक कवि हुए हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं में साहित्य शब्द को परिभाषित किया है। राजशेखर महोदय ने कहा है किसमें? अपनी रचना काव्य मीमांसा में साहित्य शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। इसके बाद राजा भोज ने अपनी पुस्तक सरस्वती कंठाभरण में साहित्य शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है काव्य मीमांसा किसकी रचना है, तो हम बताएंगे राजशेखर की रचना है। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? राजा भोज की रचना है ना। अब हम आगे देखते हैं साहित्य के लिए और भी विद्वानों ने क्या कहा है। क्षेमेंद्र महोदय, इन्होंने अपनी रचना सुब्रत तिलक में साहित्य शब्द का प्रयोग किया है। आगे आचार्य भामय ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य या कह लीजिए साहित्य की परिभाषा दी है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ के संयोजन से काव्य की रचना होती है। आगे देखते हैं आचार्य जगन्नाथ महोदय ने अपनी रचना रस गंगाधर में यहाँ होगा, मैं हो गया है, में काव्य या साहित्य की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, है ना। रमणीय शब्दों के माध्यम से काव्य या साहित्य की रचना होती है। हम आगे देखते हैं भारतीय साहित्यकारों या हिंदी साहित्यकारों के अनुसार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है। इन्होंने क्या कहा है? ज्ञान रस के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान रस का जो संचित कोश है, ज्ञान रस के संचित कोश का नाम साहित्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ज्ञान रस के संचित कोश का नाम साहित्य है। इसके बाद हम देखते हैं श्याम सुंदर दास महोदय, इन्होंने कहा है मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए भाव रस के संचित भंडार को साहित्य कहा जाता है। अब आगे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सुप्त भाव को
जगाने और चमत्कारपूर्ण अनुरंजन करने वाली शक्ति का स्रोत साहित्य है। क्या कहा है? सुप्त भावों को जगाने और चमत्कारपूर्ण अनुरंजन करने वाली शक्ति का स्रोत साहित्य है। अब हम आगे देखते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, अभी तक हमने पढ़ा भारतीय विद्वानों के अनुसार, अब पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार इसमें इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, इसमें क्या कहा गया है? साहित्य के लिए सर्वश्रेष्ठ विचारों की लिपिबद्ध अभिव्यक्ति साहित्य है। सर्वश्रेष्ठ जो विचार होते हैं उन विचारों को जो हम लिपिबद्ध यानी लिखकर अभिव्यक्त करते हैं वही साहित्य है। आगे देखते हैं इमर्सन महोदय ने क्या कहा है। इन्होंने कहा भव्य विचारों का संकलन ही साहित्य है। परीक्षा में ये कोटेशन पूछे जाते हैं कि भव्य विचारों का संकलन ही साहित्य है। ये कथन किसका है? तो किसका है? इमर्सन का है। अब हम देखते हैं मैथ्यू अर्नाल्ड महोदय ने क्या कहा है। साहित्य काव्य जीवन की, कह लीजिए साहित्य या काव्य जीवन की आलोचनात्मक व्याख्या है। साहित्य या काव्य क्या है? जीवन की आलोचनात्मक व्याख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इतिहास। ये हमने क्या देखा? हिंदी साहित्य। पहले हमने हिंदी के बारे में जाना, फिर साहित्य के बारे में, अब इतिहास के बारे में। इतिहास, इति धन आस, दो शब्दों से मिलकर बना है। इत का अर्थ है ऐसा ही और हास का अर्थ है था, या कह सकते हैं ऐसा ही हुआ, यानी अतीत में जो कुछ हुआ है उसके बारे में हम कुछ भी कहें तो इतिहास कह सकते हैं। अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो काल क्रमानुसार किया गया हो इतिहास कहा जाता है। इतिहास के जो भी तथ्य हैं उनका वर्णन विश्लेषण जब हम काल क्रमानुसार करते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं। अब आगे देखते हैं इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या है? इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है। इसीलिए उसमें भौतिक जगत की स्थूल घटनाओं में भी आध्यात्मिक तत्वों व प्रवृत्तियों के अनुसंधान की प्रवृत्ति रही है। यानी भौतिक जगत में जो घटनाएं घट रही हैं स्थूल रूप से, उनमें भी हम अध्यात्म को खोजते हैं या अध्यात्म का अन्वेषण करते हैं। आगे देखते हैं सफल इतिहासकार अतीत का बोध, घटनाओं, वृत्तांत और तत्कालीन घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करके करवाता है। तथ्यों के चयन में इतिहासकार जितना तटस्थ होगा उसका इतिहास उतना ही प्रामाणिक होगा। कहने का आशय ये है कि जो इतिहासकार जितना तटस्थ होगा यानी जितनी यथार्थवादी चीज़ों को प्रस्तुत करेगा उसका इतिहास उतना ही प्रामाणिक होगा। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति एवं संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जब जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होगा तो साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा। आज से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य क्या करना, दिखाना इस साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण। अभी आपने भारतीय दृष्टिकोण देखा, अब हम पाश्चात्य दृष्टिकोण देखते हैं। जहाँ भारतीय इतिहासकारों के दृष्टिकोण में आदर्शवादिता की प्रमुखता रही है, वहाँ पाश्चात्य इतिहासकार प्रायः यथार्थवादी दृष्टिकोण से अनुप्राणित रहे हैं। यानी भारतीय इतिहासकारों का दृष्टिकोण आदर्शवादिता,
आदर्श मूलक रहा है। वहीं पाश्चात्य जो इतिहासकार हैं उन्होंने यथार्थ को प्रस्तुत किया है। इतिहास के प्रथम व्याख्याता यूनानी विद्वान हेरोडोटस, इनको हम इतिहास का पिता भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया, खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए इसके 4 लक्षण निर्धारित किए हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस महोदय ने इतिहास में खोज, गवेषणा या कह लीजिए अनुसंधान के अर्थ को ग्रहण करते हुए 4 लक्षण बताए हैं। अब हम देखते हैं वो 4 लक्षण कौन कौन से हैं। पहला लक्षण, इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है। क्या बताया, इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। अगला लक्षण बताया है, मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विधा या कह लीजिए मानविकी है। मानव जाति से संबंधित होने के कारण ये मानवीय विधा है। अगला लक्षण, तर्क संगत विधा होने के कारण तथ्य एवं निष्कर्ष प्रमाण पर ही आधारित होते हैं। तर्क संगत है, इसलिए तथ्यों का जब तक हम निष्कर्ष नहीं निकाल लेते हैं, सत्य तक नहीं पहुंचते हैं, सत्य की खोज नहीं कर लेते हैं, तब तक हम संतुष्ट नहीं होते हैं। अगला लक्षण है, इतिहास अतीत के आलोक में, किसके आलोक में, अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। देखिए, बिना इतिहास के हम अपना भविष्य सुधार नहीं सकते हैं। इतिहास में कैसी कैसी घटनाएं हुई, क्या क्या हुआ, इसका विश्लेषण करके हम आने वाले भविष्य को तय करते हैं कि भविष्य में अब ऐसा किया जाए तो अच्छा होगा। अतः ये शिक्षाप्रद है। हम आगे देखते हैं साहित्य इतिहास दर्शन के तत्व। पहला तत्व है साहित्यकार की प्रतिभा। एक ही समय में अनेक साहित्यकार बराबर रचनाएं करते हैं। कौन साहित्यकार कितना यथार्थ प्रस्तुत करता है अतीत से जुड़ करके, ये उसकी प्रतिभा पर निर्भर करता है। परिवेश तथा वातावरण, वर्तमान समय में जो परिवेश है, जो वातावरण है जिससे हम जुड़े हुए हैं, उसका वर्णन साहित्यकार किस तरीके से करता है, उसका दृष्टिकोण क्या है। अगला तत्व है साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं। वो साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराएं अपनी रचना में कितनी अच्छी तरीके से प्रदर्शित करता है, ये साहित्यकार की प्रतिभा पर निर्भर करता है। द्वंद्वात्मकता, जीवन में द्वंद्व बना ही रहता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस द्वंद्व में झूलते हुए जब साहित्यकार अपने दृष्टिकोण के माध्यम से चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से दिखाता है या लिपिबद्ध करता है, तो वो साहित्य इतिहास के दर्शन के तत्व के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं संतुलन एवं सामंजस्य। अपने परिवेश और वातावरण से प्रभावित होकर के अपनी रचनाओं को कितने संतुलित तरीके से और जो विषय वस्तु लिपिबद्ध कर रहा है उनमें कितना सामंजस्य बिठा पा रहा है, ये उसकी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। अब हम आगे देखते हैं साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्य रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। अतः इनके इतिहास को समझने के लिए इनके रचयिताओं यानी जो रचनाकार हैं तथा उनसे संबंधित स्थितियों, क्या स्थिति परिस्थिति, क्या परिवेश है और परंपराओं को समझना भी आवश्यक है। प्रारंभ में साहित्य के इतिहास में रचनाओं तथा रचयिताओं का स्थूल परिचय ही पर्याप्त होता था, किंतु ज्यों-ज्यों इतिहास के सामान्य दृष्टिकोण का विकास होता गया, त्यों-त्यों साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण में भी
तदनुसार सूक्ष्मता एवं गंभीरता आती गई। यद्यपि साहित्य का इतिहास दर्शन अन्य क्षेत्रों के इतिहास की तुलना में पिछड़ा है, तथापि समय समय पर इस प्रकार के अनेक प्रयास हुए हैं जिनका लक्ष्य साहित्य इतिहास को भी ऊंचा उठाना है। यद्यपि अंग्रेजी के इतिहासकारों द्वारा यह धारणा पहले से ही प्रचलित हो चुकी थी क्या कि किसी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को प्रतिबिंबित करता है या साहित्य की प्रवृत्तियाँ उससे संबंधित समाज की प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करती हैं। यही धारणा को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तीन महोदय का है। किनका है? तीन महोदय। इनके अनुसार साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः तीन प्रकार के तत्व कौन कौन से हैं जो सक्रिय रहे हैं? पहला जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा क्षण। साहित्य के इतिहास को क्षण, तीन बताए गए हैं क्षण, है ना। इसको समझने के लिए क्या है? जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन और विश्लेषण आवश्यक है। तो तीन महोदय ने तीन चीज़ें बताई थी, जाति, वातावरण तथा क्षण। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। इसका अगला भाग आपको अगली कक्षा में मिलेगा। थैंक यू।